आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पक्की खबर और सच्ची खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को देखते रहिए और बने रहिए आइडियल न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। उसके अंतर्गत आज हमारे बीच हैं रामेंद्र प्रसाद यादव जी। मैं इनके विषय में बताते चलूं कि ये 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं हपनिया पंचायत के, जलालगढ़ रामदेली पंचायत के। ये जलालगढ़ के अंतर्गत आता है रामदेली, और ये 2006 से 2011 तक पहला टर्म मुखिया रह चुके हैं और दूसरा टर्म ये 2016 से 2021 तक रह चुके हैं। तो 2 टर्म मुखिया रहना, हालांकि वर्तमान में अभी ये नहीं है, 2 टर्म मुखिया रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी किसी से कम नहीं थे। इन्होंने यह साबित कर दिया था कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाने आए हैं, तूफान उठाकर मानेंगे, यानी दुनिया बदल कर मानेंगे। इन्होंने दुनिया बदल दिया था। जैसा कि अभी मैं इस पंचायत में घूम रहा था तो मुझे इस पंचायत में घूमने के बाद पता चला कि अभी जो वर्तमान मुखिया जी हैं वो जब से मुखिया बने हैं तब से सिर्फ पंचायती करने का ही काम करते हैं, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन जब रामेंद्र बाबू थे तो विकास का काम हुआ, रोड बना, आवासीय योजना मिला और शौचालय बना। तो आइए सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, इनके मुख से मुखातिब हम होते हैं और जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया था अपने रीजन में। जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप संक्षिप्त विवरण दे दें हमारे सूर्य दर्शक को, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रामेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया रामदेली पंचायत, घर हुआ मेरा पोड़ा, प्रखंड जलालगढ़, जिला पूर्णिया। मैं यह दूसरा टर्म मुखिया रह चुका हूँ 2021 में। इस बार के चुनाव में मैं चुनाव हार गया। चूँकि अब क्यों हारा इसका समीक्षा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तो हारने का क्या कारण है मैं नहीं बता सकता हूँ। एक कारण यह है कि मेरे परिवार के लोग ही, मेरे परिवार से ही 2, एक चचेरा भाई, एक पोता के रिलेशन में था, कंटेस्ट किया तो वोट का बंटवारा हुआ और दूसरे को फायदा मिला, और अभी दूसरा कोई मुखिया है यहाँ। और मेरे कार्यकाल में फर्स्ट बार जब मैं मुखिया था तो यहाँ मात्र 78 लोगों को, मात्र 78 या 73 ऐसे कुछ लोगों का बीपीएल था। और मेरे टाइम में, फर्स्ट टाइम में यहाँ 1350 लोगों को बीपीएल में लाया गया। उसमें हमारे अंदाज से 800 लोगों को, 850 लोगों को तभी इंदिरा आवास दिया गया था उस टर्म में। और तभी का स्थिति पंचायत का बहुत दयनीय था। एक भी रोड सही नहीं था, न मिट्टी का काम हुआ था रोड में, न सोलिंग था, न शौचालय का कहीं कोई प्रबंध था। तो उस टर्म में रोड का मैंने बहुत अच्छा फिनिशिंग दिया। जो अभी आप जलालगढ़ से या जिला से, पूर्णिया जिला से या अररिया से, कहीं से भी किसी हो के मेरा पंचायत में, किसी गांव में, किसी वार्ड में, किसी टोला में घुस सकते हैं किसी टोला में। और जो बचा हुआ था, फिर बाद में 20 टर्म में मुझे हार का सामना करना पड़ा। फिर इस पंचायत का कार्यकाल जो विकास था एकदम ठप पड़ गया। अच्छा, आप जब हार का सामना आपने किया तो जो रोड पास हुआ पड़ा था आपके रीजन में, क्या वो रोड बन पाया है अब तक? नहीं बन पाया। फिर मैं दूसरा टर्म में जब जीता हूँ तो फिर सबसे खराब स्थिति वार्ड नंबर 11 ढट्ठा घाट का था। जहाँ जाने का कोई संसाधन नहीं था। आप साल में 9 महीना वहाँ कोई भी गाड़ी से नहीं जा सकते। पैदल तो ऐसे आड़ मेर घूम करके खेत उत होकर के जाते, लेकिन सड़क नहीं था। इस टर्म में मैं सबसे पहला फोकस मेरा वहीं रहा, 11 नंबर वार्ड। वहाँ मैंने पुल बनवाया, पुलिया कलभट बनवाया, और मनरेगा से काम करके ईटा सोलिंग रोड बनवाया। और आगे फिर 14 बीच से वहाँ
हमने पीसीसी ढलाई गांव का किया, फिर मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना था वार्ड मेंबर के द्वारा, जो गली में सड़क का निर्माण करवाना था, उस सड़क का गली निर्माण करवाया गया वहाँ। और अभी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 11 में आप कहीं भी किसी आदमी के घर पे जाइएगा तो आपका पैर से जूता नहीं खुलेगा, आपको कादव नहीं लगेगा, आपको कीचड़ नहीं लगेगा। हर घर के दरवाजे तक आपको गली नली सड़क मिल जाएगा। और गाँव जाने के लिए भी आप किसी भी वाहन से, चाहे वो 4 चक्का हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, आप वहाँ अभी जा सकते। यानी बद से बदतर स्थिति थी, उसको आपने सुधारने का काम किया। सुधार दिया। अच्छा, अभी आप बोलने के क्रम में आपने कहा कि 7 निश्चय योजना, तो श्रीमान जहाँ तक मुझे पता है कि 7 निश्चय योजना ये नीतीश बाबू का फ्लॉप योजना है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आप भी मुखिया थे और 7 निश्चय योजना को धरातल पर ला रहे थे, अभी वर्तमान मुखिया है, ये भी धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि पूरे बिहार में 7 निश्चय योजना फ्लॉप है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये कहना गलत है। 7 निश्चय योजना में जो गांव में छोटा छोटा टोला था, जहाँ की सड़क का कोई व्यवस्था नहीं था, लोग एक पेड़िया, एक मेरगी पकड़ पकड़ करके या आपका ये छाड़ पर होकर के चलते थे, या खेत टप करके जाते थे, मुश्किल था। लेकिन आज वो प्रॉब्लम मेरे पंचायत में कहीं नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि नीतीश कुमार का यह योजना खराब था या फ्लॉप था? फ्लॉप नहीं, यह योजना फ्लॉप नहीं था। फ्लॉप इसमें कहाँ हुआ? जल में जो ये नल जल काम था, ये अगर पंचायत के द्वारा ही कराया जाता, ऑफर दिया था लेकिन फिर मुखिया लोगों से वापस ले लिया, पंचायत के द्वारा ही कराया जाता, और ये छोटी छोटी टावर जो हर वार्ड में दिया गया, यह नहीं दे करके जल नल का बड़ा बड़ा टावर दे करके उसका पाइप बिछवाया जाता तो ये सही होता। लेकिन अभी जो ये नीतीश कुमार जी का यह प्रोग्राम बड़ा गलत हुआ कि छोटा छोटा वार्ड में छोटा छोटा टावर जल नल का बनवा दिए, और इसमें टोटल ठेकेदार बेईमानी करके पैसा खा गया। यानी आप ये फ्लॉप ये मानते हैं कि जल नल योजना फ्लॉप है। 7 निश्चय में तो एक योजना खत्म, समाप्त है। वो योजना सक्सेस नहीं है अभी जी। और जितने योजना थे 7 निश्चय में वो सही है और सही है, और लेकिन सही ये है। जल नल योजना उनका फ्लॉप है। थोड़ा सा मैं आपको लिए चलता हूँ अभी के वर्तमान स्थिति में आपके पंचायत में। तो अभी आपके पंचायत में जब मैं इन कर रहा था तो बहुत जगह रोड टूटे हुए हैं, जल नल योजना नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये जो हम देख रहे थे कि कचरा फेंकने का जो आता है डब्बा, हम देख रहे थे कि वो आपके रीजन का ही कचरा का डब्बा है, अभी वर्तमान में नहीं है। तो अभी वर्तमान स्थिति में क्या है आपकी पंचायत की स्थिति? देखिए, ये सब जितना भी विकास की कार्य यहाँ किया गया था, बड़ी दूरगामी सोच करके किया गया था, लेकिन एक कहावत है कि गलत हाथ में अगर छड़ी पकड़ मिल जाए, हाथ में अगर बटेर मिल जाए, हाँ, तो वो नुकसान ही होगा। अब सब कुछ मेंटेनेंस आता है। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा सिलाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो उसका धुलाई जरूरी है, उसमें आयरन जरूरी है, उसका रख रखाव जरूरी है। तो हमने तो ये क्या कहता है, स्वच्छता योजना में, पंचायत की स्वच्छता योजना के लिए हम हर घर में डस्टबिन हमने दिलवाया था, और हर चौक चौराहे पर बड़ा वाला डस्टबिन लगवाया था, ताकि रोड को लोग गंदा नहीं करें, गांव का टोले का कचरा उसमें आकर के फेंकें। ऐसा शुरुआत भी यहाँ हो चुकी थी, लेकिन कालांतर में जो हम पंचायत में नहीं है अभी प्रतिनिधि, तो अभी ये सब बर्बाद हो गया, बर्बाद पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। और मनरेगा से ही जितना कच्ची सड़क हमारे रीजन में बना था, पोखर 2-2 पोखर बना था, उसका मेंटेन नहीं है। तो हर चीज़ का होता है मेंटेन, जिसको कहिए रख रखाव। तो रख रखाव नहीं रहेगा तो कोई चीज़ भी खत्म हो सकता है। अच्छा, इस रीजन में एक भी सड़क नहीं बना है? नहीं, सड़क तो बनाया है। हाँ,
कौन सा अभी- सड़क बना अभी था? जो 15 बीच से सुनते हैं कि इस पंचायत में बना है, एक ही वार्ड में समूचा पैसा को लगा दिया गया है। और कौन सा वार्ड में? सिर्फ ढलाई में रामदिली पंचायत, जहाँ मुखिया जी का घर है, अच्छा। वर्तमान मुखिया का घर है, वो अपने आसपास में अपने दरवाजे पर से फुलपुर नहर तक को रोड ले गए हैं पीसीसी ढलाई करके। वो 15 बीच से है, पंचम बीच से, खष्टम बीच से है। हाँ, इस सबसे वो कार्य किए हैं, लेकिन यानी एक ही वार्ड में उनके ही घर के पास लगा। आसपास जो भी कार्य अच्छा, हुआ है। अभी मैं उनके घर के पास गया था तो मुझे प्रकलित राशि का बोर्ड भी वहाँ नजर नहीं आया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें चाराना आहा बाराना सुहा वाला खेल? हाँ, स्पष्ट ये बात एकदम सही आपने कहा। अभी एक शौचालय जो सार्वजनिक शौचालय होता है वो भी बनवा रहे हैं हमारे वर्तमान मुखिया जी, तो अपने घर के बगल में ही बनवा रहे हैं। घर के बगल में ही बना? घर के बगल में ही, अपने दरवाजे के बगल पे बनवा रहे हैं, जहाँ की कोई आबादी नहीं है, सिर्फ मुखिया जी का घर। ये होना चाहिए सामूहिक जगह पर, हाँ, चौक चौराहा, या जहाँ जिस गांव में शौचालय नहीं है, हाँ, या जहाँ शौचालय के लिए पर्सनल जमीन नहीं है लोगों को, वहाँ सार्वजनिक शौचालय बना करके उस टोले के लोगों को फायदा दिया जाता है। लेकिन अभी जो एक शौचालय बन रहा है सरकारी पैसा से, लगभग हम समझते हैं कि दीवार लेवल तक उसका काम हो चुका है, हम देखे हैं। तो वो अपने घर के बगल में ही बना रहे हैं, सिर्फ अपने फायदा के लिए। हाँ, उसको तो जांच का विषय है, उसको देखा जाएगी या सही है या गलत है। तो अच्छा, अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक पुल निर्माण हो रहा था, और पुल निर्माण में मुझे कुछ लोगों से, अज्ञात लोगों से यह पता चला कि इस पुल निर्माण में बहुत सारे पाइप गिरे थे पुल में लगाने के लिए। तो ये पाइप उठवा लिया गया है। तो और ये कहा जा रहा था कि ये वर्तमान मुखिया के तरफ से उठवाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुखिया की तरफ से पाइप उठवाया गया होगा, या फिर जो है मुखिया जी दूसरे जगह उसको पाइप को जो है लगा दिए होंगे, या उसको बेचवा लिए होंगे? आपको क्या लगता है, क्या आशंका लगती है? देखिए, हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 3 में चिकनी नामक स्थान है जी, हाँ, वहाँ जिला योजना से 3 ह्यूम पाइप पुल का निर्माण किया गया था, जिसमें 60 से 70 पाइप था। हाँ, वो 3 फीट डाई का, 3 फीट या 3.5 फीट डाई का 60 से 70 ह्यूम पाइप वहाँ था। अभी जो यह रोड का कंस्ट्रक्शन, रोड का चौड़ीकरण करवाया जा रहा है, उसमें टोटल पाइप को उखाड़ करके बगल में रख दिया गया था। ये तो हम लोग देख रहे थे। तो हमने कई रोज चर्चा भी किया कि इसको कहीं सुरक्षित जगह पर पंचायत में रखवा दिया जाए सबको, और जहाँ जहाँ काम लगेगा इस ह्यूम पाइप से काम किया जाएगा। तो ऐसा मैंने कुछ वार्ड मेंबरों को कहा कि साहब, मुखिया जी तुमसे नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने कुछ वार्ड मेंबरों का ऐसा करवा कर इसको उठा के कहीं रखवा दिया जाए। 70-75 पाइप है, और एक एक पाइप का दाम हम समझते हैं क्या 50,000 60,000 से कम नहीं होगा। 3.5 फीट डाई का पाइप है, मोटा पाइप है। और अब पता लगता है कि रातों रात वह सब पाइप उठ गया। अच्छा, ये रातों रात उठ गया? रातों रात उठ गया है पाइप। हाँ, कुछ पड़ा हुआ है अभी वहाँ है, कुछ 60-70 पाइप में कुछ पाइप है जगह पर, लेकिन और सब पाइप रातों रात उठ गया। 12 बजे 1 बजे ऐसे रात में उठा है, यह भी हमको पता है। और यह भी पता लगा कुछ लोगों से कि जो अभी वर्तमान मुखिया जी हैं वही रात में उठवा के ले जाते हैं। अब पता नहीं उठवा करके वो कहाँ ले जाते हैं, बेचने के लिए ले जाते हैं कि कहीं लगाने के लिए ले जाते हैं, क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ छुपा के रखते हैं, वही जाने। हाँ, अब ये तो जांच का विषय है। हाँ, ये तो जांच का विषय है, इसको देखा जाए, ये जांच का विषय है। इस पर उच्च पदाधिकारी, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उसको ध्यान दें, पता लगावें। अभी जो ठेकेदार काम कर रहा है, रोड का चौड़ीकरण करवा रहा है, रोड को तोड़ के फ्रेश रोड बनवा रहा है, उससे पूछा जाए कि कितना पाइप यहाँ से उखड़ा था, वो सब पाइप कहाँ है। वहाँ जो उसका मुंशी, संजोग देखिए, जिस जगह पुल बन रहा है उस जगह 50 लेबर रात में रहता है, 50 लेबर रात में रहता है, उस ठेकेदार का मुंशी रहता है, वहाँ पूरा कैंप लगा हुआ है, तब वहाँ से पाइप उठ जाए। यानी सभी की मिली भगत है। ये निश्चित है कि ये सभी की मिली भगत से यह पाइप उठ रहा है, और या तो कहीं गलत जगह बेचा जा रहा है, या कहीं कुछ छुपा के रखा जा रहा है, जो गलत मंशा से छुपा के रखा जा रहा है। अच्छा, ये तो कोई चीज सार्वजनिक है।
मुखिया जी, आपसे एक सीधा सवाल मैं करना चाहूँगा, थोड़ा सा हट करके राजनीति से, कि क्या आप संविधान के चौथे स्तंभ पत्रकार को तरजीह देते हैं? आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, देते हैं? जी हाँ, एकदम। पत्रकार तो इस देश का एक कहिए चौथा स्तंभ ही है, जो देखने वाला है, या कहिए प्रहरी है। जी, प्रहरी। प्रहरी है, यानी वो खोजबीन कर रहा है। हाँ, प्रजातंत्र तो का प्रहरी है। हमारे ऐसे आपके ही पंचायत से हैं, हालांकि जिला से वो बिलोंग्स करते हैं, जिला में मीडिया अपना चलाते हैं, तो वो स्थानीय पत्रकार आप कह सकते हैं। तो उनके द्वारा जब यह खोजबीन किया गया पाइप का मैटर, और फिर बात किया गया मुखिया जी से, और फिर मिलने का प्रयास किया गया, तो आधा घंटा बैठने के बाद भी मुखिया जी घर से बाहर नहीं निकले। घर में रहते हुए भी उन्होंने मैसेज दिलवा दिया और किसी तरह का मोबाइल नंबर नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि उसने सही किया, या फिर पत्रकारों के साथ में? नहीं, ये तो गलती है। अगर मुखिया जी घर में थे तो पत्रकार के सामने आना चाहिए, अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं। जी। हाँ, चूँकि हमारा एक बहुत वैल्यूएबल स्तंभ है पत्रकार प्रजातंत्र का, तो उनको पूरा हक था कि उनसे पूछा सवाल पूछ सकते थे। हाँ, चाहे जो भी सवाल हो, विकास का सवाल हो, चाहे जिस तरह का भी सवाल हो, पूछने का पूर्ण अधिकार था, उनको जवाब देना चाहिए था। हाँ, नहीं आए तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। तो लगता है कि उन्होंने गलत किया पत्रकारों के साथ। अपने कर्तव्य से विमूढ़ हैं, अपने कर्तव्य से विमूढ़ हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, उनको हमेशा प्राउंट रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए, पत्रकार से मिलना चाहिए, क्या पूछते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, बताना चाहिए, या सच्चाई आगे आती। तो क्या आपके हिसाब से क्या पत्रकारों को यह जानने का अधिकार है कहाँ कौन सा फंड आया, कितना इस्तेमाल हो रहा है या कितना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये जानने का अधिकार है? जी हाँ, पूरा अधिकार है, पूरा सबको अधिकार है। पत्रकार ही क्यों, हमारे जितने भी लोग हैं, जनता, चाहे वो जनता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो जो हों, पत्रकार को तो पूर्ण अधिकार है, सबको अधिकार है। कि चूंकि ये सरकारी चीज है, सरकारी बात है, तो इसको छुपाने का कहीं सवाल नहीं उठता है कि कैसे आप उसको सरकारी पैसा का कैसे आप उपयोग कर रहे हैं, और कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। हाँ, ये सब लेखा जब कर देना पूरा अधिकार क्षेत्र में आता है, देना ही चाहिए। मुखिया जी, एक सवाल और है कि क्या भूमिका होती है मुखिया की अपने क्षेत्र में आंगनवाड़ी लाने में, आंगनवाड़ी केंद्र लाने में क्या भूमिका होती है? इसके विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूँगा, हमारे सूर्य दर्शक को आप बता दें। जी हाँ, देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र तो पहले मुखिया जी के द्वारा ही ये होता था, चुनाव किया जाता था। हाँ, टारगेट दिया जाता था कि आपके यहाँ 10 आंगनवाड़ी बनेगा। तो उसमें एक यह रहता था कि अगर 10 वार्ड है तो 10 वार्ड में यह ख्याल रखा जाए कि हर वार्ड को दिया जाए। अब कहीं 14 वार्ड है, कहीं 15 वार्ड है, कहीं 11 वार्ड है, अगर 10 तो मिला है आपको टारगेट, तो 10 जगह का जो चयन था ये मुखिया जी ही अपने ग्राम सभा से पारित करवा करके, कार्यकारिणी में पारित करवा करके, या कागज लिख करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाता था, वो आवश्यक कार्य के लिए आगे बढ़ाते थे। और अभी भी पूर्ण भूमिका मुखिया जी का ही है आंगनबाड़ी के लिए, स्कूल के लिए। और मतलब जितना भी चौतरफा विकास है पंचायत में, सब में मुखिया जी का ही ये है। आप सवाल उठाएंगे, आप उचित प्लेटफार्म पर जाएंगे, मांग करेंगे, तो क्यों नहीं होगा, आंगनबाड़ी क्यों नहीं बनेगा? अभी आपके पंचायत में वार्ड नंबर 3 में एक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, जिसे उठा करके वार्ड नंबर 5 में कर दिया गया, और वार्ड नंबर 3 के आंगनबाड़ी केंद्र को निरस्त कर दिया। अब वार्ड नंबर 3 के बच्चे कहाँ जाए पढ़ने के लिए? इनके जिम्मेदार कौन है सर? जैसा इसमें थोड़ा विश्लेषण करो। देखिए, ये बात सही है कि वार्ड नंबर 3 में आंगनबाड़ी केंद्र का ये हमारे द्वारा मेरे रीजन में प्रस्ताव दिया गया था जी। और वहाँ जमीन भी बिहार सरकार की थी, हमने कोशिश करके वहाँ मकान भी, आंगनबाड़ी केंद्र भी बनवा दिया, लेकिन बहाली तभी नहीं हुई थी। बहाली के लिए हमने लिखा था कि यहाँ
हाँ, तभी के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो थे उनको मैंने एक चिट्ठी लिखा था कि हाँ अविलंब बहाल किया जाए। वो वहाँ से आश्वासन मिला था कि जैसे ही अगला फेज में सेविका सहायिका का बहाली होगा हम आपको आपके पंचायत में ये वार्ड नंबर 3 में देंगे। चूँकि यहाँ फुल फ्लेज्ड है, मकान बना हुआ है, हाँ जमीन है, सरकारी जमीन पर है। अब बच्चे भी हैं, चूँकि एक अलग टोला है, वार्ड नंबर 3 अलग वार्ड है, वहाँ था नहीं। तो ये हम पूरा सब कुछ हम क्राइटेरिया फुलफिल करते थे, तो हमको बहुत आश्वासन मिला था कि वहाँ सेविका सहायिका की जल्द बहाली करके हम बहाल कर, लेकिन आज तक आश्वासन में ही रह गया। और ये मुखिया जी आए तो स्थान ही बदल गया। हाँ, ये मुखिया जी आए तो स्थान ही बदल गया, स्थान ही बदल गया सब। हाँ, क्या कीजिएगा, ये तो अपना अपना ये होता है। अच्छा, अब समयाभाव है कि ज़्यादा बात करने का इच्छा है हमें आपसे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करूंगा, समय का अभाव है। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप हमारे सुधीर दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, वो दें आप। देखिए, सबसे बड़ा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है जी, ये विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जनता को इसमें जागरूक होने का बहुत बड़ा जरूरी है। जनता जितने जागरूक रहेंगे, हाँ, जिस पंचायत के जनता जितने जागरूक रहेंगे वहाँ पंचायती राज में बहुत ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि जनता अगर जागरूक नहीं है या जनता खुद चाहता है कि हम विकास नहीं करें, इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ जात पात की बातें आ जाती हैं, अच्छे आदमी का चुनाव नहीं कर सकते हैं। हमको 2 बार चुनाव किया, हमको 2 बार मुखिया बनाया, दोनों बार हमने 1 नंबर में पंचायत को रखा। और यहाँ क्या जिला स्तर तक मेरा नाम है, जिला स्तर तक रामदेली पंचायत का नाम चल रहा है कि वहाँ भी काम हुआ है। चाहे वह बाढ़ का समय हो, चाहे वह शौचालय के संबंध में हो, चाहे वह गली नली रोड हो या मेन रोड जो नहीं बना था कभी, हाँ उसका काम हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे पूर्व में इंदिरा आवास हो, इस सब में हम समझते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा किया है। अब जो गांव में सिर्फ झोपड़ी ही झलकता था, अभी गांव में अभी इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास के चलते अब मकान आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हमारे यहाँ हम यह गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर 100 आदमी को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास में पेमेंट हुआ है तो उसमें 90-92 आदमी का मकान कंप्लीट है। और ये हम लोग अच्छा, आपने एक पॉइंट और मुझे दे दिया, चलते चलते फिर आपने पॉइंट दे दिया मुझे कि ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है आवासीय योजना, क्या इसमें अभी वर्तमान में मुखिया के द्वारा पैसा लिया जाता है, आपके द्वारा लिया जाता था? देखिए भाई, इसको तो यह मेरे द्वारा तो नहीं लिया जाता। अच्छा, अभी वर्तमान में लिया जाता है। अब क्या हो रहा है, पंचायत में हम गए तो कहता है कि पहला किस्त में ही 10,000 रुपया मुखिया ले लेते हैं। हम यह नहीं कर सकते हैं, नहीं, बिना देखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन क्या किया नहीं किया, फलना चिलना, हाँ ये तो मेरे पास 4 आंख है नहीं, हाँ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन लिया कि नहीं लिया, क्या किया नहीं किया, ऐसा हमको न कोई समाचार है हमको, हाँ कोई कहने वाला है, क्या होता है कहाँ होता है, ये सब मैं नहीं जानता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एक नया चीज़ लेकर के आपके बीच आ सकूं। और मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं, मेरे साथ में 2 सहयोगी पत्रकार आए हुए हैं, मैं उन दोनों सहयोगी पत्रकार का धन्यवाद अर्पण करता हूं। साथ में राम निरंजन जी और पूर्णिया से हमारे एक सहयोगी मित्र साथ ही आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हालांकि उन्होंने इशारे से मुझे कह दिया कि मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रांड चैनल से बुधवार शाम 7 बजे से रूबरू में कला संस्कृति से जुड़े देश भर के नए पुराने तमाम कलाकार, साहित्यकार, नाटककार, कवि, आलोचक, निर्देशक, रंग विशेषज्ञ, अभिनेता होंगे। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे से। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार
शाम 7 बजे से।